Everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat, and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो नाइन्थ यूनिट हम कर रहे हैं और अभी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ेंगे ओजोन के बारे में कि ओजोन होता क्या है, कितने टाइप्स का हो सकता है और इससे रिलेटेड प्रोटोकॉल के बारे में हम जानेंगे आज। तो देखिए, वैसे तो हम ओजोन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियोज में भी थोड़ा थोड़ा जिक्र हुआ है ओजोन का। ओजोन क्या होता है? ओजोन एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है O3। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में कि तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम्स बन के एक ओजोन मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है O3। और ये कैसी गैस होती है? इट्स अ पेल ब्लू गैस, पेल ब्लू कलर की गैस होती है। और इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है? पंजेंट स्मेल, एक अलग तरह की तीखी स्मेल होती है, डिस्टिंक्टिव पंजेंट स्मेल। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। और ओजोन जो है दो तरह की हो सकती है, गुड ओजोन और बैड ओजोन। गुड ओजोन कौन सी होती है? जो हमें सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये हम पढ़कर आए हैं पहले वाले वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सारे यूनिट्स की, यू कैन चेक देम आउट। और अभी तक हम यूनिट 1, 2, 4 कवर कर चुके हैं, नाइन्थ यूनिट हमारा चल रहा है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि वो और आप दोनों ही अच्छी तरह से अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर पाए। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या डिफरेंस है? गुड ओजोन जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि आपको सन के हार्मफुल यूवीए यूवीबी रेडिएशन से बचाती है। और बैड ओजोन कौन सी है? बैड ओजोन है वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि ट्रोपोस्फेयर में यानी ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट है। ये एक पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है और ये हम पढ़कर आए हैं एयर पॉल्यूशन के पहले वीडियो में। इनके डिफरेंसेस को थोड़ा गौर से देख लेते हैं एक बार। गुड ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, जो कि 10 से 50 किलोमीटर के दायरे में रहता है अबव अर्थ। बैड ओजोन ट्रोपोस्फेरिक लेवल पे जो रहती है यानी ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन रहती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है गुड ओजोन का? ये हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। बैड ओजोन क्या करता है? ये एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और स्मॉग भी बनाता है। स्मॉग हम पढ़ के आए हैं एयर पॉल्यूशन वाले वीडियो में कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग दो वर्ड्स को मिलकर बना है, स्मोक और फॉग, ठीक है। तो जो ओजोन है ये स्मॉग फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये कैसे बनता है? ये नेचुरली बनता है जब यूवी रेज जो है O2 मॉलिक्यूल पे के साथ रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो आपका ये बन जाता है गुड ओजोन, O3 बनता है। बैड ओजोन कब बनता है? ये एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है और व्हीकल्स या फिर इंडस्ट्रियल एमिशन से जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो जब सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओजोन मॉलिक्यूल बनता है, जो कि पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। इसका इफेक्ट क्या होता है गुड ओजोन का? ये प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है, अच्छा होता है, क्योंकि हमें स्किन कैंसर और कैटरैक्ट इन सभी दिक्कतों से बचाता है। और बैड ओजोन हार्मफुल है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इशू, अस्थमा, ये कारण बनता है इन सब का। सांस से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हो सकती है उसका। इसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है? ये जो है इसका कोई हार्म नहीं है, बल्कि ये जरूरी है जीवन के लिए। अर्थ पे जो भी जीवन है उसके लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी चीजों से बचाता है, ठीक है। और बैड ओजोन क्या है? ये आपकी फसलें खराब करता है, ठीक है, इकोसिस्टम खराब करता है। ये बैड ओजोन डैमेज ही डैमेज करता है सिर्फ। इसका निकनेम है गुड अप हाई, यानी कि ये ऊपर वाला जो है वो अच्छा है और बैड नियर बाय, अगर पास में है तो खराब है, बैड है। अब एक बार ओजोन डिप्लीशन देख लेते हैं। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? देखो, डिप्लीट हो रही है ओजोन लेयर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं या गैसेस हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से जो ओजोन मॉलिक्यूल है O3 स्ट्रेटोस्फेयर में वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। Ozone depletion refers to the gradual thinning and reduction of ozone in stratosphere, especially over the polar regions. जो ओजोन डिप्लीशन है क्या होता है? यानी कि धीरे धीरे जो ओजोन लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में O3, वो धीरे धीरे उसकी जो लेयर है वो पतली होती जा रही है, थिन होती जा रही है, ठीक है। ओजोन कम होता जा रहा है उस जगह पे।
और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ हार्मफुल केमिकल्स स्ट्रेटोस्फेयर में जाके इस O3 के साथ रिएक्ट करते हैं और O3 को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से पतली होती जा रही है, और सूर्य की जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है वो हम तक पहुंच रहे हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए और अर्थ के लिए हार्मफुल है। और ये ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? पोलर रीजन्स में, नॉर्थ साउथ पोल्स जो रहते हैं वहां पे ये बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनसे देखा गया है कि जो ओजोन डिप्लीट हो रही थी पहले, वो रिकवर हो रही है। ठीक है, पहले से रिकवर हुई है। आप जाकर इसके बारे में थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, इमेजेस वगैरह देखिए, इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। अब कॉजेज एक बार देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ज्यादातर जो भी कॉजेज है सब मैन मेड ही है, ठीक है, मैन मेड केमिकल्स है जो कि हार्मफुल है इसके लिए। जिसमें आ जाता है सबसे पहले आपका CFCs। CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? C फॉर क्लोरीन, F फॉर फ्लोरीन एंड C फॉर कार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने हैं, जो कि यूजुअली रेफ्रिजरेटर्स में या आपके एसीज में या स्प्रे कैंस में यूज किए जाते हैं ये केमिकल्स। ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में हेल्पफुल है, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं आपके HCFCs, यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हानिकारक है आपके ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट है हेलोन्स। हेलोन्स कहाँ यूज होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में। अब हेलोन्स होते क्या है? हेलोन्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन प्रेजेंट होते हैं। Cl फॉर क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन Br एंड आयोडीन मीन्स I, ये इसके सिंबल्स हैं। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला फॉर्मूला होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी हार्मफुल है ओजोन के लिए। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये भी जो है हार्मफुल है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपका ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में। तो ये सारे जो केमिकल्स हैं ये सभी क्यों हार्मफुल हैं? क्योंकि ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स को रिलीज करते हैं रिएक्शन में। क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में भी क्लोरीन है, हेलोन्स में तो है ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, हेलोन्स। और कार्बन टेट्राक्लोराइड्स में भी चार चार क्लोरीन के एटम्स है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स में भी क्लोरीन है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं, नाइट्रस ऑक्साइड अलग है, ये जितने भी हैं ये क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स होते हैं इनमें। और जब कोई रिएक्शन होता है तो ये क्लोरीन ब्रोमीन एटम्स को रिलीज करते हैं, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में जाके ओजोन को, ओजोन मॉलिक्यूल को, O3 को तोड़ते हैं O2 और ऑक्सीजन में। O3 को O2 और ऑक्सीजन में तोड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हल्की गैसेस होती हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में चली जाती हैं और ओजोन के साथ रिएक्ट करती हैं और इसको बर्बाद कर देती हैं। और ये गजब की बात है कि एक क्लोरीन एटम जो है वो 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, ठीक है। इससे पहले कि एक क्लोरीन एटम डिस्ट्रॉय हो, ये 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो है ना खतरे वाली बात? आप सोच के देखो, आप थोड़ी सी क्लोरीन प्रोड्यूस करोगे ऊपर, इतना नुकसान हो जाएगा, इतने सारे ओजोन मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जितने भी सब्सटेंस है ना, इनको ODS कहा जाता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। अब ओजोन होल के बारे में देखो, अंटार्कटिका जो है हमारा पोल पे है, ठीक है। मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर अंटार्कटिका जो ओजोन होल है, जो कि ओजोन लेयर है उसमें छेद हो गया है हमारा, तो वो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका वाले रीजन में देखा जाता है। और सदर्न हेमिस्फेयर स्प्रिंग, अगस्त से अक्टूबर के बीच में देखा जा सकता है इसको। और ये कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 1980s से। तो इन सब दिक्कतों को, ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था 1987 में।
ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि ये अब तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 1987 में अ, था ये, जारी किया गया था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी एक, टू फेज आउट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, जो भी हम लास्ट स्लाइड पर पढ़कर आए हैं, ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस, इनको रोक लगने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका लागू किया गया था। ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी, यानी कि सभी इंटरनेशनली ये वैलिड थी सभी देशों के बीच में। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज नोन एज, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को गुड ओजोन कहा जाता है। हाँ भाई, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाने वाली ओजोन गुड ओजोन है, क्योंकि ये सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ozone at the surface level is a serious health hazard and known as pollutant। कि जो सर्विस सरफेस लेवल पे आपका ओजोन है, क्या ये हेल्थ हजार्ड है, क्या ये स्वास्थ्य के लिए खतरा है, और क्या ये पॉल्यूटेंट की तरह जाना जाता है? तो यस, ठीक है, तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, सीएफसीस, है ना, ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। अब इसके बारे में क्या क्या ठीक बातें हैं उनको आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी तीन बातें ठीक है और दो बातें गलत है, उसको आपको हटाना है। तो देखिए, दे डिस्ट्रॉय ओजोन, अभी अभी पढ़कर आए हैं, तो ई करेक्ट हो जाएगा। जिस ऑप्शन में ई है उसको आप पहले ही ठीक कर दो। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ठीक होना चाहिए आपका, है ना। बहुत स्टेबल होते हैं, ये हम पढ़कर आए थे, है ना। और अब फ्लेमेबल होते हैं या वेपराइज हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दे वेपराइज जस्ट बिलो रूम टेम्परेचर, यानी जितना रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर, उससे थोड़े कम टेम्परेचर पे वेपराइज हो जाते हैं और ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि वेपराइज हो जाते हैं। तो बी, डी एंड ई करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये टॉक्सिक नहीं है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए इतने वो टॉक्सिक नहीं है, और फ्लेमेबल भी नहीं है, आग भी नहीं लगती है इनमें। तो बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इज सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है भाई? स्ट्रेटोस्फेयर में। जो बचाती है गुड ओजोन कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है फिर से, क्लोरीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनएक्सपेंसिव केमिकल डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर। क्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला और सस्ता केमिकल है, जिसको कि डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है पानी के लिए, यानी कि पानी को क्लीन करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, जो कि बहुत कॉमन और सस्ता जुगाड़ है। ठीक है, ये अगर आप थोड़ी कॉमन नॉलेज भी रखते हैं तो ये आपको पता होगा कि क्लोरीन होता है, पानी में यूज करते हैं इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी यूज होता है ये। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ऑप्टिमम फ्लोराइड लेवल्स इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प प्रिवेंट कैविटीज इन चिल्ड्रन, यानी कि एक ऑप्टिमम लेवल, देखो ऑप्टिमम लेवल का मतलब है कि ऐसा लेवल जिसके ऊपर नुकसान हो सकता है उससे नीचे नीचे तक का, यानी जितने की जरूरत है बस उतना ही। ऑप्टिमम फ्लोराइड लेवल्स इन ड्रिंकिंग, यानी कि पानी में अगर आप कुछ मात्रा फ्लोराइड की मिला देते हैं, तो ये चिल्ड्रन में जो कैविटीज, दांतों में कैविटीज हो जाती है ना, ब्लैक ब्लैक, जिसको बोलते हैं दांतों में कीड़ा लगना, तो उसको प्रिवेंट करने में हेल्पफुल है, अगर ऑप्टिमम लेवल एक लिमिट में फ्लोराइड को पानी में ऐड किया जाए तो दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड होता है, और दांतों को व्हाइट रखने में भी हेल्प करता है, और कैविटीज को बचाने, कैविटी ना होने के लिए ये प्रिवेंट करता है दांतों को आपके। और क्योंकि जो दांतों का जो इनेमल है ना, इनेमल क्या होता है? ऊपर वाला जो व्हाइट जो पूरा एक कवर देख रहे हो आप अपने दांत का, ये इनेमल है, और इस कोटिंग को प्रिवेंट करता है फ्लोराइड। ठीक है, इसीलिए ये पानी में ऐड करने से कैविटीज प्रिवेंट की जा सकती है चिल्ड्रन में। दोनों ही पॉइंट सही है आपके, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। स्टेटमेंट वन टू क्या बोल रहे हैं, द कंसेंट्रेशन ऑफ सीएफसीज इन द एटमॉस्फेयर हैज इंक्रीज इन पास्ट फ्यू ईयर्स। तो हाँ भाई, ठीक बात है, सीएफसीज का एटमॉस्फेयर में काफी हद तक जो है अमाउंट इंक्रीज हुआ है, और सीएफसी ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर विल परसिस्ट फॉर सो मेनी ईयर्स।
यानी कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो और भी काफी साल तक रहेंगे। दोनों ही बातें सही है, इसीलिए आपका स्टेटमेंट वन करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, काफी सारे इसके वीडियोस अभी बाकी हैं। अभी एयर पॉल्यूशन ही चल रहा है, अभी काफी सारे पॉल्यूशन बाकी हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। और यूजीसी नेट आपका जो पेपर है आने वाला है जून में। अप्रैल चल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं है, यानी लगभग लगभग 2 महीने का टाइम है आपके पास। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक नहीं की है तो। और नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और नोट्स बनाइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।